हरिओम। नमो नमः। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भास्कराचार्य विरचित लीलावती नामक ग्रंथ के अध्ययन क्रम में। जैसा कि हम क्षेत्र व्यवहार नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनका क्षेत्रफल किस तरह ज्ञात किया जा सकता है वो हम जान रहे हैं। इसी के क्रम में हम आज देखेंगे चतुर्भुज का फल। और चतुर्भुज में दो कर्ण जो होते हैं उनमें से यदि कोई भी कर्ण ज्ञात ना हो तो किस किस प्रकार से हम कर्ण का मान ज्ञात करते हैं, और उन कर्णों के द्वारा हम लंब समचतुर्भुज का अथवा विषम चतुर्भुज का फल, स्पष्ट फल, अस्पष्ट फल कैसे ज्ञात करते हैं। इस विधि को भास्कराचार्य जी ने इस श्लोक में बताया है। आइए पहले हम इस श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक का अर्थ, व्याख्या और सूत्र इनको समझते हैं। इसके बाद हम एक उदाहरण करके देखेंगे और इसको स्पष्ट तरीके से समझेंगे। तो श्लोक क्या है? श्लोक इस प्रकार से है। पहले श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। कहते हैं, इष्टास्तुतिस्तुल्य चतुर्भुजस्य कल्प्याथ तद्वर्ग विवर्जिताय चतुर्गुणा बाहुकृतस्तदीयं मूलं द्वितीय श्रवण प्रमाणम् अतुल्यकर्णा विहतिर्विभक्ता फलं स्फुटं तुल्य चतुर्भुजे स्यात् समाश्रुतौ तुल्य चतुर्भुजे च तथा यते तद्भुजकोटिघातः चतुर्भुजेऽन्यत्र समानलम्बे लम्बे न निघ्नं कुमुखैक्यखण्डम्। यह श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं पहले। कहते हैं, इष्टा श्रुतिस्तुल्य चतुर्भुजस्य। कहते हैं जिस चतुर्भुज का आपको मान जानना है, यदि उस चतुर्भुज के दोनों कर्णों में से आपको कोई भी कर्ण पता नहीं है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये तुल्य चतुर्भुज अर्थात जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान एक ही मान वाली हैं उसकी बात करते हैं। तो कहते हैं इष्टा श्रुति तुल्य। यह चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का एक कर्ण को हमें कल्पना करना होगा। तो कहते हैं उसमें श्रुति तुल्य, तुल्य चतुर्भुज है। उस तुल्य चतुर्भुज के अंतर्गत सबसे पहले जो श्रुति है अर्थात कर्ण है, उन कर्णों में से एक कर्ण का मान हमें कल्प्या अर्थात कल्पना करनी पड़ेगी। पहले हम एक कर्ण की कल्पना करेंगे और उस कर्ण के आधार पर हम उसका गणित करेंगे और फिर हम दूसरा कर्ण को जानेंगे। तो कहते हैं हमने जो दो कर्णों में से किसी एक कर्ण का मान जब हमने इष्ट मान करके उसका कर्ण का मान कल्पित किया, तो कहते हैं उस कर्ण के मान का जो वर्ग होगा तद वर्ग विवर्जिता, उसको घटाएं। किसमें घटाएं? या चतुर्गुणा अर्थात उस वर्ग का या उस जो चतुर्भुज का अर्थात उस जो चतुर्भुज जो है उसकी जो भुजा है उस भुजाओं का वर्ग में घटाएंगे। किसको घटाएंगे? तो चतुर्गुणित बाहुकृति अर्थात उस जो चतुर्भुज है सम चतुर्भुज, उसकी भुजाओं का वर्ग को क्या करेंगे? चतुर्गुणित करेंगे और उसमें उस इष्ट कर्ण के वर्ग को घटाएंगे। तो जो हमारे पास फल आएगा उसका मूल लेने से जो दूसरा कर्ण होता है उस वर्ग के अंतर्गत उसका मान ज्ञात हो जाता है। अर्थात हमें क्या करना है? कहते हैं सबसे पहले जो हम इष्ट कर्ण की कल्पना करें, उसका वर्ग लें और उस वर्ग को घटा दें। उस वर्ग को किसमें घटाएं? तो जिस उस चतुर्भुज का जो भुजा है उस भुजा का वर्ग करके उसको चतुर्गुणित करके उसमें उस इष्ट जो कर्ण है उस कर्ण के वर्ग को घटाएं, और जो शेष फल आएगा घटाने के बाद जो अंतर फल आएगा उसमें उसका मूल ले लेंगे तो हमारा द्वितीय कर्ण का मान निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से कहते हैं मूलम द्वितीय श्रवण प्रमाणम अर्थात उसका मूल लेने पर द्वितीय श्रवण अर्थात द्वितीय कर्ण का प्रमाण होता है। अब कहते हैं अतुल्य कर्णा विहतिर्विभक्ता फलम स्फुटम तुल्य चतुर्भुजे स्यात् अर्थात अतुल्य कर्णा विहतिर्विभक्ता। अतुल्य कर्णों वाले चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज के कर्ण तुल्य ना हो, अतुल्य हो अर्थात कोई ऐसा चतुर्भुज हो सकता है जिसके एक कर्ण का मान अधिक हो दूसरे कर्ण का मान कम हो। तो असमान कर्णों वाले चतुर्भुज का जो स्पष्ट फल होता है उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो कहते हैं तुल्य चतुर्भुजे अर्थात हमने जो जो अभी ऊपर कर्ण का मान ज्ञात किया था वो हमने इष्ट कर्ण की कल्पना करके फिर दूसरा कर्ण जाना था। तो उसका जो दोनों कर्णों का जो मान होगा यदि वो अलग अलग है तो वह चतुर्भुज हमारा असमान कर्णों वाला होगा, और उसके आधार पर हम लोग उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। कैसे?
तो कहते हैं अतुल्य करना विहतिर विभक्ता। जो अतुल्य कर्ण वाला चतुर्भुज होगा उसमें उसको अतुल्य कर्णों के द्वारा क्या करें, अभिहति करना भी हतिर विभक्ता, उसको हति शब्द का अर्थ होता है गुणा कर देना। किसके गुणा करना, तो उस अतुल्य कर्ण का गुणा कर देना किसी उसी के दूसरे कर्ण के साथ में, उन अर्थात उन दोनों जो कर्ण है उन दोनों कर्णों का क्या कर लेना, गुणा कर देना परस्पर। और जितना जो गुणनफल आएगा द्विभक्ता, उसको दो से क्या कर दें, भाग दे दें। फलम स्फुटम, और जो फल आएगा वह क्या होगा, स्फुट फल होगा, अर्थात स्पष्ट फल होगा। किसका, उस तुल्य चतुर्भुज का। अर्थात वह चतुर्भुज तो कैसा है, तुल्य चतुर्भुज है, उसके सभी भुजाएं तुल्य हैं, परंतु उसके जो कर्ण है वो असमान है, अतुल्य कर्णों वाला है। समचतुर्भुज अतुल्य कर्णों वाला समचतुर्भुज है, उसके हमने एक कर्ण की कल्पना करके दूसरे कर्ण का मान ज्ञात किया, और जब कर्णों का मान ज्ञात हो गया तो उनका परस्पर गुणा करके और गुणा करने के बाद दो से भाग देने पर जो फल आएगा हमारे पास वह उसका चतुर्भुज हो जाएगा। अर्थात दोनों कर्णों का जो गुणा कर देंगे और दो से भाग दे देंगे तो फलम स्फुटम तुल्य चतुर्भुज भुजे स्यात्, तो उसका जो फल आता है वह चतुर्भुज का होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। कैसा फल होता है, तो स्फुट फल होता है। अब कहते हैं समश्रुतौ तुल्य चतुर्भुजे च, यदि कोई चतुर्भुज ऐसा है जिसके दोनों कर्ण कैसे हैं, समः अर्थात तुल्य हैं, समश्रुतौ समकर्णों वाला कोई चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, तो तुल्य चतुर्भुज है, अर्थात उसके चारों भुजाएं तुल्य हैं लेकिन कर्ण भी उसके तुल्य ही हैं। तो ऐसे चतुर्भुज का फल ज्ञात करने के लिए कहते हैं तथा आयते भुज कोटि घातः। ऐसे चतुर्भुज का या तो ऐसा जो कर्ण होता है वो तो या तो वर्ग हो सकता है, ठीक है, और उसमें दोनों कर्ण क्या होता है, तुल्य होते हैं, ठीक है। आयत में भी दोनों कर्ण तुल्य होते हैं। तो ऐसे तुल्य कर्ण वाले चतुर्भुज का फल निकालने का जो तरीका है उसमें कहते हैं तदभुज कोटि घाता। उस चतुर्भुज जो भुज भुज है यानी आधार वाली जो भुज है और जो कोटि है उन दोनों का यदि गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा उस वर्ग का, अथवा उस तुल्य कर्ण वाले अर्थात आयत का, क्योंकि आयत में और वर्ग में दोनों कर्ण तुल्य होते हैं। तो इनका क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालेंगे, भुज और कोटि का गुणा करके, यानी एक भुजा को दूसरी भुजा से करेंगे तो उसका फल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इष्ट कर्ण के द्वारा दूसरे कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं और उसके अनुसार हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल निकालने के बाद हम तुल्य करणों वाले जो तुल्य समान करणों वाले क्षेत्र होते हैं जैसे वर्ग है, आयत है, उनका भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब कहते हैं जब तुल्य करणों वाले ये तुल्य सम चतुर्भुजों का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, तो कहते हैं जो विषम चतुर्भुज हैं अर्थात जिनकी भुजाएं क्या हैं, अतुल्य हैं, समान नहीं हैं, तो ऐसे का चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो कहते हैं चतुर्भुजे अन्यत्र। जो अन्य प्रकार के चतुर्भुज हैं वहाँ क्या करें, तो कहते हैं समान लंबे। और वो जो समान लंब वाले हैं तो कहते हैं कि उसमें उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और ऐसे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है कहते हैं लंबेन निघ्नम कुमुखैक्य खंडम। उसके लिए क्या करें, लंब से गुणा करें। किसको गुणा करें, तो निघ्नम अर्थात गुणा करें किसको, तो कहते हैं कुमुखैक्य खंडम। कु अर्थात आधार वाली जो भुज होती है उस चतुर्भुज की, और मुख वाली जो भुज होती है, इन दोनों का जो योग होता है और उसका जो खंड होता है अर्थात योगार्ध जो होगा, खंड से अभिप्राय है, उसको दो से विभाजित कर देंगे तो जो उसका एक भाग निकलेगा अर्थात उसके आधे को क्या करेंगे, लंब से गुणा कर देंगे। किसके आधे को लंब से गुणा कर देंगे, तो कुमुखैक्य खंडम, उस चतुर्भुज के आधार वाली भुज को के साथ में शीर्ष वाली भुज को जोड़ेंगे और उन दोनों का ऐक्य करके उसका आधा कर देंगे। अर्थात कुमुखैक्य जो भूमि है, कुमुखैक्य जो मान आएगा उसका आधा कर लेंगे, उसको हम योगार्ध कह सकते हैं। तो उस योगार्ध के साथ लंब का गुणा कर देंगे तो हमारा उस चतुर्भुज का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर चारों प्रकार के सूत्रों को जान चुके हैं। कैसे, इष्ट कर्ण के द्वारा अपना दूसरे कर्ण का मान कैसे ज्ञान करना है, उसके बाद उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, उसके बाद जो वर्ग और आयत होते हैं उनका सूत्र क्या है, उनका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, और जो असमान या विषम चतुर्भुज होते हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकालें।
तो ये यहाँ पर बता दिया है। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 4 प्रकार की सूत्र हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं 4 प्रकार का। इस केवल 2.5 श्लोक के अंतर्गत इतने सारे विषय बता दिए गए हैं कि इनका मान किस प्रकार से ज्ञात करें। अब इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं रहा है जो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हो, जिसका अर्थ आपको स्पष्ट न करवाया गया हो। अब इसका अन्वय बनता है। अन्वय भी आप एक दृष्टि डाल सकते हैं इस पर। कहते हैं तुल्य चतुर्भुजस्य इष्टा श्रुति, अर्थात जो तुल्य चतुर्भुज है, जिसकी सभी भुजाएं तुल्य हैं, सम चतुर्भुज का क्या करें, एक कर्ण की कल्पना करें, उसकी कल्पना करें, इष्ट कल्पना करके, इष्टमान की तुल्य कल्पना करके, फिर कहते हैं अथ तद वर्ग विवर्जिता, उसका वर्ग करें। और उस वर्ग को किस में घटाएं, विवर्जिता चतुर्गुणा बाहुकृति, अर्थात जो बाहु है यानी उस वर्ग की जो भुजा है, उस भुज का जो वर्ग है, उस वर्ग का क्या करें, चतुर्गुणित कर दें। तो उसमें जो मान आएगा चतुर्गुणित मान, उसमें घटा देंगे, तो उसका जो फल होगा तदीयम मूलम द्वितीय प्रमाणम, वह उस चतुर्भुज के दूसरे वाले कर्ण का मान ज्ञात हो जाएगा। अब कहते हैं अतुल्य कर्णा विहतिर द्विभक्ता, जो अतुल्य कर्ण वाला क्या है, चतुर्भुज है, अर्थात अतुल्य अर्थात जिसके कर्णों का मान तुल्य नहीं है, और लेकिन मान क्या है, उस भुजाओं का मान क्या है, तुल्य है, तुल्य चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो कहते हैं द्विभक्ता, उसके क्या करें, उस अतुल्य कर्ण वाले जो चतुर्भुज हैं, उस चतुर्भुज के अतुल्य कर्ण दोनों कर्णों को, उसके दोनों कर्णों को क्या करें, गुणा कर दें परस्पर, और गुणा करने के बाद क्या करें, चतुर्भुजे द्विभक्ता, अर्थात 2 से उसको क्या करें, भाग दें। यानी कि हमने दोनों कर्णों को परस्पर गुणा कर दिया और उसको 2 से विभाजित कर दिया, तो जो उसको फल होगा वह उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। फिर कहते हैं समश्रुतौ, इसी प्रकार से समान कर्णों वाले तुल्य चतुर्भुज में अथवा आयत में, यानी कि वर्ग और आयत, उन दोनों का भुज और कोटि का जो घात होगा, तो उसका द्वारा उन दोनों गुणा करने के बाद हमारा वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा। अब जो अन्य चतुर्भुज हैं, अन्यत्र समान लंबे, जो जिनमें लंब समान हैं, कुछ ऐसे चतुर्भुज भी होते हैं जो समलंब चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि उनके लंब जो होते हैं, लंबों का मान समान होता है। तो ऐसे चतुर्भुज में कहते हैं कि उनकी जो आधार वाली भुज होती है, नीचे वाली भुज, उसके साथ में ऊपर वाली भुज को जोड़ दें और उसका आधा कर लें, और जो आधा करने के बाद हमारे पास योगार्ध होता है, उसको उस जो लंब का मान है उसके, उस चतुर्भुज के उस लंब के मान से गुणा कर दें, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से हम लगभग 4-5 विषय हम ज्ञात कर चुके हैं, और 4-5 विषयों की चर्चा इसमें आई है। अब उनको हम जानेंगे। एक बार इसका हिंदी अर्थ देख सकते हैं। कहते हैं हिंद समचतुर्भुज में एक कर्ण का इष्टमान कल्पित कर उसके वर्ग को 4 गुणित भुजवर्ग में घटाकर शेष का वर्ग मूल लेने से दूसरे कर्ण का मान होता है। दोनों अतुल्य असमान कर्णों के घात का आधा समचतुर्भुज का वास्तव क्षेत्रफल होता है। समान कर्णों वाले तुल्य चतुर्भुज अर्थात वर्ग क्षेत्र तथा आयत क्षेत्र में भुज और कोटि का घात क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अन्य चतुर्भुजों में जहाँ लंब समान हो किंतु भुजाएं समान न हो, वहाँ मुख और आधार के योग के आधे को लंब से गुणा करने पर उसका क्षेत्रफल हो जाता है। इस प्रकार से इसका अर्थ भी आपको स्पष्ट हो गया होगा, और इसका सूत्र क्या बन के निकल के आता है, वो सूत्र यहाँ पर है। इस सूत्र को देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक उदाहरण करके देखेंगे। सूत्र इस प्रकार से है। प्रथम कर्ण हमने क्या किया, कल्पित कर्ण होता है हमारा, तो इसका जो कर्ण होगा उस कर्ण को हम क्या करेंगे, चतुर्गुणित भुजवर्ग में उस कल्पित कर्ण के वर्ग को घटा देंगे, तो जो शेष आएगा उसका मूल लेने पर द्वितीय कर्ण ज्ञात हो जाएगा। इतना सा सूत्र है इसमें। हमें क्या करना है, इसमें जो कल्पित कर्ण है हमारा, जैसे मान लीजिए ये वाला जो कर्ण है, इस कर्ण का मान हमें पता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इसमें भी कर्ण का मान हमें पता नहीं है। तो मान लीजिए इस कर्ण का मान हमने कल्पित कर दिया 30, तो इसको क्या करेंगे, हम उसको इसका वर्ग कर देंगे, इस कर्ण के मान का वर्ग कर देंगे, और उसको इसका जो भुज है 25, इसका एक भुज है, इस 25 जो भुज है इसको हम क्या करेंगे, इसका वर्ग ले लेंगे और इसको चतुर्गुणित कर लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, इस जो कल्पित भुज है हमारा, इसका वर्ग को घटा देंगे, तो शेष जो आएगा उस शेष का मूल ले लेंगे, तो वह हमारा द्वितीय कर्ण अर्थात इस लंबे वाले कर्ण का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अब कहते हैं क्षेत्रफल का जो दूसरा सूत्र है वो क्या है। यदि इसी का क्षेत्रफल भी निकालना हो हमें, क्योंकि इसका हमने इष्ट कर्ण के द्वारा दूसरे कर्ण का मान ज्ञात कर लिया है,
अब यदि मान ज्ञात कर लिया है तो अब आवश्यकता पड़ती है इसके क्षेत्रफल को जानने की। तो इसको क्षेत्रफल जानने का तरीका क्या है, तो इसके प्रथम कर्ण जो है यानी कि ये वाला जो कर्ण है, इस कर्ण का हम क्या करेंगे, इस वाले कर्ण के साथ गुणा कर देंगे, अर्थात दोनों ही कर्णों का परस्पर गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद उसको 2 से विभाजित कर देंगे, यानी कि जो गुणनफल आएगा उसको 2 से विभाजित कर देंगे तो जो हमारे पास फल आएगा वो स्पष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा इस संपूर्ण चतुर्भुज का। तो यह चतुर्भुज है अतुल्य करणों वाला समभुज चतुर्भुज है, समबाहु चतुर्भुज भी इसको कह सकते हैं, लेकिन अतुल्य करणों वाला है। तो इस प्रकार से इसका हम दोनों सूत्रों के द्वारा हम इसको स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। तीसरा सूत्र क्या है इसका, तीसरा सूत्र कहता है कि जो वर्ग और आयत होते हैं, अर्थात ऐसे चतुर्भुज जिनके भुजाएं जो जिनके जो कर्ण होते हैं वो तुल्य होते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान है अथवा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान है, यानी कोणों में जाने वाला जो दोनों कर्ण बनते हैं, ठीक है, उन दोनों करणों का मान तुल्य हो। जैसे मान लीजिए इसका मान भी 22 है और इसका भी मान 22 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो कर्ण होंगे उन दोनों का जो मान होगा ये दोनों का तुल्य मान है, तो उसका स्पष्ट क्षेत्रफल निकालने का तरीका वो ये इस प्रकार से है कि भुज गुणा कोटि, अर्थात ये पहली वाली भुज है, इस भुज का उस ऊपर वाली भुजा के साथ में गुणा कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, इस संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अथवा यदि यह आयत भी होता है तब भी इसके दोनों कर्ण क्या होंगे, परस्पर तुल्य ही होंगे और दोनों को कर्ण तुल्य होंगे तो इसकी जो एक भुजा ये वाली होगी और एक भुजा ये वाली होगी, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो गुणनफल इन दोनों का स्पष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा उस वर्ग का अथवा आयत का। अब कहते हैं समलंब चतुर्भुज, जो इसका चौथा सूत्र है वो क्या है, कहते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये समलंब चतुर्भुज है, इसको समलंब इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें लंबों की जो संख्या है वो 2 है, यानी ये एक संख्या, एक ये लंब है, एक ये लंब है, तो यह समलंब चतुर्भुज हुआ क्योंकि इसमें दोनों लंब क्या है, इस कोण से जाने वाला जो लंब गिरा वो यहाँ पर इसका मान भी 12 है और इस कोण से जो लंब गिरा यहाँ पर इस बिंदु पर इसका मान भी 12 है। दोनों का मान 12-12 होने की वजह से इसको समलंब कहा गया है, अर्थात दोनों के लंबों का मान जो है वो समान है। तो इसका क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना हो, क्योंकि इसकी भुजाएं जो हैं वो सम नहीं है, विषम बाहु चतुर्भुज है, परंतु समलंब चतुर्भुज है। तो इसका फल जानने का तरीका इतना ही है कि आपको क्या करना है, आधार वाली भुज जो है, जैसे यहाँ पर आधार वाली भुज है 20, ठीक है, और शीर्ष वाली जो भुज है वो है 11, अर्थात 11। तो 11 और 20 को हमने जब जोड़ दिया तो इन दोनों को जो योगफल आया उसको हम 2 से विभाजित कर देंगे तो उसका योगार्ध कहलाएगा। अब वह योगार्ध ही क्या होगा, उस लंब का के साथ गुणनफल वाला अवयव है। अब लंब और योगार्ध का जब हम गुणा करेंगे परस्पर तो उसका क्षेत्रफल स्पष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये समलंब चतुर्भुज, विषम बाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम लोग इस सूत्र के माध्यम से जान सकते हैं अथवा इस श्लोक के माध्यम से जान सकते हैं, वर्ग का भी जान सकते हैं और आयत का भी जान सकते हैं और अतुल्य करणों वाले सम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल जान सकते हैं, उसके करणों का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कुल मिला के 4-5 विषय स्पष्ट होते हैं। आइए अब इसके बाद हम इसका एक उदाहरण करके देखते हैं और इस विषय को स्पष्ट रूप से आप समझ चुके होंगे, इसका उदाहरण करके देखेंगे तो यह विषय और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अतः इसका उदाहरण देखते हैं, तब तक के लिए इसको हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं। अगले वाले वीडियो में इसका स्पष्ट उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा, तो आइए उसको देखते हैं। नमो नमः।